मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का डॉक्टर अनीता सिंह के हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। लेखक हैं विष्णु खरे। सर्वप्रथम संक्षिप्त लेखक परिचय। जन्म है सन 1940 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। मृत्यु 19 सितंबर 2018 नई दिल्ली। प्रमुख रचनाएं हैं एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी, आलोचना की पहली किताब, सिनेमा पढ़ने के तरीके, मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, यह चाकू समय, काले वाला। प्रमुख पुरस्कार हैं रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचारपरक कविताएं दी हैं, तो साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए हैं। विश्व साहित्य का गहन अध्ययन उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन में पूरी रंगत के साथ दिखलाई पड़ता है। विश्व सिनेमा के भी वे गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन करते रहे हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कला कर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में, जहां सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही है, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं। एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिनमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। यह पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू की व्याख्या का प्रयास है। अब प्रस्तुत है पाठ का सारांश। पाठ का आरंभ होता है। चार्ली की जन्मशती मनाई जा रही है। उनकी फिल्म मेकिंग अ लिविंग को 75 वर्ष हो गए हैं। विकासशील संसार में टेलीविज़न और वीडियो के कारण संसार चार्ली की फिल्मों को देख रहा है। उनकी कुछ फिल्में और इस्तेमाल न की गई ऐसी रीलें भी मिली हैं जो अभी तक दर्शकों को देखने को नहीं मिली है। इस आधार पर लेखक ये अनुमान लगाते हैं कि आगे आने वाले 50 वर्षों में चार्ली के कार्यों का आकलन होता रहेगा। अब चार्ली का फिल्मों पर क्या प्रभाव है उसके बारे में लेखक अपनी राय रखते हैं। चार्ली की फिल्मों का आधार भावनाएं हैं, बुद्धि नहीं। इसका परिणाम यह रहा है कि पागल से लेकर महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक उसकी फिल्मों का आनंद लेते हैं। चार्ली की अनेक फिल्में दर्शक की भावनाओं को भिन्न प्रकार की अनुभूति कराती हैं। मेट्रोपोलिस, कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवन सील, लास्ट ईयर इन मेरियनबर्ग, द सैक्रिफाइस आदि ऐसी ही फिल्में हैं। चार्ली ने फिल्म कला को सिद्धांतों के शिकंजे से बाहर निकाला, दर्शकों के मध्य व्याप्त वर्ग एवं वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया। चैपलिन ने यह बता दिया कि त्रुटियां या कमियां सभी के जीवन में हैं। अब चार्ली की जो फिल्में हैं जो करुणा के साथ सुख का भी अनुभव कराती हैं, हंसी का भी अनुभव कराती हैं, तो वो उनको किस तरह से प्राप्त हुआ, तो लेखक बात करते हैं चार्ली के परिवेश की कि उन्हें ऐसा परिवेश मिला कि उनकी फिल्मों में वो चित्र दिखाई देते हैं। चार्ली की जो माँ थी वो परित्यक्ता थी। वह स्टेज की सामान्य स्तर की अभिनेत्री थी। वह बाद में पागल हो गई थी। घर में भयंकर निर्धनता थी। धनपतियों, सामंतों तथा उद्योगपतियों से चार्ली को हमेशा अनादर ही मिला था। इस परिवेश के कारण करोड़पति हो जाने के बाद भी चार्ली ने अपने जीवन मूल्यों में बदलाव नहीं किया।
नानी के खाना बदोश और पिता के यहूदी चरित्र ने चार्ली को घुमंतू चरित्र बना दिया। चार्ली ने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि बद्दू, खाना बदोश तथा आवारागर्द की ही प्रस्तुति की है। वह कभी मध्यवर्गीय, बुर्जवा या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। फिल्म समीक्षक अथवा फिल्म कला के विद्वान यह अनुभव करते हैं कि चार्ली का मूल्यांकन करना आसान नहीं है। चार्ली की कला सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, अपितु वह सिद्धांत गढ़ती प्रतीत होती है। देश काल की सीमाओं को लांघते हुए चार्ली सबको अपना लगता है। दर्शक उसके किरदार में कभी खुद को देखते हैं तो कभी अपने किसी परिचित को। चार्ली की फिल्मों में भावना को प्रमुख स्थान दिया है। भावना चुनने का क्या कारण रहा चार्ली को? लेखक इस पर भी प्रकाश डालते हैं। बुद्धि की तुलना में चार्ली ने भावना को चुना। इसके दो कारण थे। एक बार जब वह बीमार हुए तब उनकी माँ ने बाइबिल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रसंग पर माँ बेटे दोनों रोने लगे थे। इस कथा से चार्ली ने स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ा। दूसरी घटना ने भी चार्ली को बहुत प्रभावित किया। चार्ली के घर के पास एक कसाई खाना था। वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए आते थे। एक बार एक भेड़ किसी प्रकार जान बचाकर भाग निकली। उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने वाले कई बार फिसलकर सड़क पर गिरे, जिसे देखकर दर्शकों ने हंसी के ठहाके लगाए। इसके बाद भेड़ हाथ आ गई। चार्ली ने अनुमान लगा लिया कि अब भेड़ के साथ क्या व्यवहार होगा। उनका हृदय करुणा से भर गया। हास्य के बाद करुणा, यही भावी फिल्मों का आधारभूत मनोभाव बना। लेखक इस पाठ के माध्यम से भारतीय रस सिद्धांत की भी बात करते हैं। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र का संबंध भी रस से है, किंतु यहाँ करुणा हास्य से नहीं बदलती। जीवन में हर्ष विषाद के अवसर पर हास्य व करुणा के भाव आते जाते हैं, किंतु दोनों में निकटता नहीं दिखती, जिस प्रकार चार्ली की फिल्मों में दिखाई देती है। दूसरे, भारतीय परंपरा में हास्य दूसरों को देखकर उत्पन्न होता है, अर्थात हास्य का आलंबन कोई और होता है, हम स्वयं नहीं। संस्कृत नाटकों का विदूषक यदा कदा अपने कारण दूसरों को हंसाता है, किंतु करुणा एवं हास्य का सामंजस्य वहाँ भी नहीं है। परंतु जब आप चार्ली की फिल्में देखेंगे तो चार्ली की फिल्मों में जहाँ करुणा होगा वहाँ हास्य होगा। और यदि हम आपके पाठ की तुलना नए समय से करें, आधुनिक समय से करें, तो आप टीवी पे भारती सिंह का शो देखते होंगे। आपने देखा होगा कि वो जब कॉमेडी करती हैं या हास्य करती हैं तो अक्सर अपने शारीरिक मोटापे को लेकर के बात करती हैं और अपने ऊपर ही हंसती हैं, जिससे दर्शक हंसता है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था और चार्ली की फिल्मों में भी हम ऐसा ही देखते हैं कि वो अपने ऊपर हंसते हैं। अब चार्ली चैपलिन का जो सौंदर्य शास्त्र था उसके बारे में लेखक अपने विचार रखते हैं कि चार्ली का हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और कब करुणा हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, जाना नहीं जा सकता। भारतीयों ने भारतीय साहित्य शास्त्र के विरुद्ध चार्ली के इस प्रयोग को भी स्वीकार कर लिया। इस स्वीकारता ने कला की सार्वजनिकता को ही प्रमाणित किया। चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित होकर राज कपूर ने आवारा फिल्म बनाई थी, जो वस्तुतः दी ट्रैप का शब्दानुवाद है और चार्ली का भारतीकरण। इस फिल्म से स्वयं नायकों ने अपने पर हंसने की परंपरा को जन्म दिया। इसके बाद इस परंपरा में दिलीप कुमार ने बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी तथा देवानंद ने 9-2-11, फंटूस, 3 देवियाँ आदि फिल्में दी। शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी चैपलिन जैसा ही किरदार निभाते दिखाई दिए। आज जब कभी नायक की झाड़ू से पिटाई होती दिखती है तो चार्ली का स्मरण हो आता है। चार्ली की फिल्मों की कुछ अपनी विशेषताएं थी। उनकी फिल्मों में भाषा का प्रयोग कम होता था, उसमें मानवीय रूप अधिक दिखाई देता था। चार्ली की फिल्मों में सार्वभौमिकता है, वे सदैव चिर युवा दिखाई देते हैं, वह किसी भी संस्कृति से विदेशी नहीं लगते। चार्ली सबको अपना स्वरूप लगते हैं, उनमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है। सब बनने का अभिप्राय है कि चाहे वो व्यक्ति बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सभी उनकी फिल्मों को बड़े चाव से देखते हैं, किसी भी उम्र, किसी भी वर्ग का व्यक्ति। अब भारत में चार्ली का महत्व क्यों है?
इस पर लेखक अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि एक होली त्यौहार जो भारत में मनाया जाता है अपवाद रूप में, यदि इसको छोड़ दें तो भारत में अपने पर हंसने की स्वयं हास्यास्पद बनने की परंपरा नहीं है। नागरिक लोग तो अपने पर हंसने की सोच भी नहीं सकते। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा हंसते हैं। भारत में चार्ली के महत्व का मुख्य कारण यही है। चार्ली बड़े से बड़े व्यक्ति पर हंसने का अवसर देते हैं। वह ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जाकर भी हास्य का पात्र बन जाते हैं। उनका रोमांस पंक्चर हो जाता है। वह महानतम क्षणों में अपमानित होना जानते हैं। शूरवीर क्षणों में क्लैव और पलायन की स्थिति आ जाती है। उसके पात्र लाचार दिखते हुए भी विजयी बन जाते हैं। इन सब कारणों से भारत में भी चार्ली का महत्व है। अब प्रस्तुत है इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी। लेखक ने चार्ली के विषय में कहा है कि उस पर अभी अगले 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। इसके लिए उन्होंने 3 कारण बताए हैं। पहला तो अभी चार्ली की कुछ ऐसी रीलें मिली हैं जिनके बारे में अब तक कोई कुछ नहीं जानता, अतः अब इन रीलों पर चर्चा होगी। दूसरा, चार्ली ने भारतीय जनजीवन पर जो प्रभाव छोड़ा है उसका अभी ठीक से मूल्यांकन नहीं हुआ है। और तीसरा कारण मानते हैं कि चार्ली की फिल्मों का प्रभाव अभी भी आने वाले 50 सालों तक शेष रहेगा। उनकी लोकप्रियता और चर्चा अभी जीवित है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है? क्या आप इससे सहमत हैं? सबसे पहले आपको लोकतांत्रिक बनाने का अर्थ जानना है। लोकतांत्रिक बनाने का अर्थ है कि सामान्य लोगों के लिए उपयोगी बनाना तथा सामान्य लोगों की अनुभूति को प्रकट करना, जहां छोटे बड़े में कोई भेदभाव न हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हो। चैपलिन की फिल्मों को हर वर्ग के लोग खूब पसंद करते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का अर्थ है कि चार्ली के अभिनय को प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति का व्यक्ति चाहता था। चार्ली ने अपने अभिनय से मनोरंजन की दुनिया का अंतर मिटा दिया था। कोई भेदभाव नहीं था, चाहे वो व्यक्ति बूढ़ा हो या जवान हो या बच्चा हो या किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी भेदभाव नहीं रहते हुए सभी लोग उनकी फिल्मों को बड़े ध्यान से देखते थे। इसलिए चार्ली ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों को अपनी फिल्मों के माध्यम से तोड़ा है। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा है और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? उत्तर है, लेखक ने राज कपूर द्वारा बनाई गई आवारा नामक फिल्म को चार्ली का भारतीयकरण कहा है। राज कपूर ने आवारा तथा श्री 420 में नायकों को अपने दम पर ही हंसाया। उसके बाद भारतीय फिल्मों में यह परंपरा चल निकली। इसी में दूसरा प्रश्न है, गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? गांधी भी कभी कभी चार्ली की तरह अपने पर हंसते थे। लेखक ने लिखा है कि महात्मा गांधी ने चार्ली चैपलिन का खासा पुट था। महात्मा गांधी में चार्ली चैपलिन का खासा पुट था। नेहरू और गांधी चार्ली चैपलिन के साथ रहकर प्रसन्न होते थे, कारण वे स्वयं पर हंसने की इस कला पर मुग्ध थे। चैपलिन जिस तरह से अपने ऊपर हंसते थे, उस कला पर गांधी और नेहरू भी मुग्ध थे। चौथा क्वेश्चन है, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेयस्कर माना है और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां कई रस साथ साथ आए हों? उत्तर है, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में यह श्रेयस्कर माना है, उचित माना है कि किसी भी कलाकृति में केवल एक ही रस न हो, बल्कि एक साथ एक से अधिक रस हो। इससे कलाकृति समृद्ध और रुचिकर बनती है। भारतीय रस शास्त्र में अनेकानेक रस एक साथ चलते हैं, परंतु भारत में
करुण रस के साथ हास्य रस को स्वीकार नहीं किया गया है। जैसा कि चार्ली ने अपने फिल्मों में करुणा के साथ हास्य को स्वीकार किया है, वैसा भारतीय परंपरा में स्वीकार नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न किया? चार्ली का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। चार्ली को बचपन में बहुत संघर्षों से गुजरना पड़ा। उन्हें पिता के बिना परित्यक्त माँ के संग बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत करना पड़ा। उनकी माँ पागल हो गई थी तो उन्हें संभालना पड़ा। उन्हें अनेक बड़े बड़े लोगों से अपमान और दुत्कार ही मिला था। इन सभी संघर्षों ने चार्ली के व्यक्तित्व को बहुत संपन्न बनाया। चार्ली ने बड़े बड़े शासकों तथा उच्च पदस्थ लोगों की सच्चाई को करीब से देखा, तभी वे अपनी फिल्मों में उनकी गरिमामयी दशा दिखाकर उन पर लात मार सके और हंसी का पात्र बन सके। अगला प्रश्न है, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र रस को महत्व देता है, किंतु करुणा व हास्य रस जैसे विपरीत रस वहाँ एक साथ नहीं आते। और चार्ली की फिल्मों में त्रासदी, करुणा एवं हास्य का सामंजस्य मिलता है। यह स्थिति रस सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। दूसरे के दुख में हंसना या हंसी में करुणा देखना भारतीयों के स्वभाव में नहीं है। अतः चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में नहीं आता है। पाठ का आखिरी क्वेश्चन है, चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है? तो जब वह स्वयं गर्वोन्मत्त आत्मविश्वास से लरबेज होता है, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ आदि परिस्थिति में वह ऐसा अवसर उत्पन्न कर देता है कि वह हास्य का आलंबन बन जाता है। पाठ से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि परीक्षा में आने लायक हैं या फिर परीक्षा में आ सकते हैं, जैसे चार्ली की फिल्मों की ताकत आज भी ज्यों की त्यों क्यों बनी हुई है? उत्तर है, चार्ली की फिल्में समय और देश की सीमा से परे सारे विश्व में देखी जाती हैं। न तो उनमें भाषा की बाधा है, न देश काल की। विशेष रूप से उनकी भाषा विहीन फिल्में तो सब जगह बराबर समझ आती हैं। आज भी करोड़ों लोग उनकी फिल्म देख देख कर लोटपोट होते हैं। इसलिए उनकी ताकत आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। और अगला प्रश्न, चार्ली की फिल्मों में बुद्धि का महत्व अधिक है या भावना का? पाठ पढ़ के आपको समझ में आया होगा कि चार्ली की फिल्मों में बुद्धि का नहीं, भावना का महत्व अधिक है। कारण यह है कि उसे बचपन से ही करुणा और हास्य ने जबरदस्त प्रभावित किया था। वह बाइबिल पढ़ते हुए ईसा के सूली चढ़ने की घटना पर रो पड़े थे। इसी प्रकार कसाई खाने से भागी भेड़ ने जहां उसे करुणा में भिगोया था, वहीं उस भेड़ को पकड़ने वाले आदमी ने बार बार फिसल कर हंसी पैदा कर दी थी। तो उनकी फिल्मों में करुणा के साथ साथ भावना का भी महत्व है। और अगला क्वेश्चन, भारतीय हास्य परंपरा और चार्ली के हास्य में मूल रूप से क्या अंतर है? भारतीय हास्य परंपरा जो है, यह हास्य केवल दूसरों पर अवलंबित है। अवलंबित का अर्थ है कि हम दूसरे को देख के हंसते हैं। उसमें प्रायः दूसरों को पीड़ित करने वालों की हंसी उड़ाई जाती है। संस्कृत नाटकों में राज्याधिकारियों की बदतमीजियों की मजाक भी उड़ाई जाती है, किंतु उसमें करुणा और हास्य का मेल नहीं दिखाया जाता है। परंतु चार्ली का जो हास्य है वो भारतीय परंपरा से भिन्न है। पहला अंतर तो यह है कि चार्ली के पात्र स्वयं अपनी कमजोरियों और फजीहतों पर हंसते हंसाते हैं। दूसरा अंतर है कि वे करुण दृश्य के बाद एकाएक हंसा देते हैं या हंसाते हंसाते रुला देते हैं। वे करुणा और हास्य का मेल करा देते हैं।
इस पाठ के संबंध में बताना चाहूँगी आपको कि बहुत सारे यूट्यूब पर चार्ली की वीडियो हैं और फिल्म है, तो पाठ पढ़ने से पहले आप एक बार उनके वीडियो ज़रूर देखें ताकि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद करती हूँ चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हिंदी में अच्छे नंबर लाने के लिए लिखावट एवं मात्रा पर विशेष ध्यान दें। प्रश्नों के उत्तर लिखकर अभ्यास करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।